जय देखो समय तो हो गया बहुत, और देर से आने के लिए चाहते हैं आपसे माफी, लेकिन 5 मिनट बोलेंगे और बहुत जरूरी बात आपसे करनी। ये चांद और सितारे मेरे साथ में रहें, ये चांद और सितारे मेरे साथ में रहें, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहें, और साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं, साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधियों से कह दो औकात। ये परवेज आलम हमारे छोटे भाई जब ये पहली बार हमारे पास आए तो ये इच्छा लेके आए कि इनके पिताजी के साथ थे कि इनके पिताजी ने हमसे कहा कि हमने वक्त कर दिया आपको ये परवेज, और जब इनके पिताजी ने कहा कि परवेज को आपको वक्त कर दिया तो हमने इनसे कहा कि हमने इनको छोटा भाई मान लिया। अब इसका हाथ हमने पकड़ रखा है। अगर किसी को मुजफ्फरनगर में गलतफहमी हो कि वो परवेज की तरफ गलत निगाह उठाएंगे तो याद रखें ये चंद्रशेखर आजाद का छोटा भाई। तो ये बात मैंने जिनको कही है उनको खबर चली जाएगी। ये मुजफ्फरनगर है, मुझे इससे बहुत प्यार है। हमारी बहनें माएँ भी बैठी हैं, मैं वो बहुत लंबे समय से बैठी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मौलाना एहतराम बड़े लोग जो हैं जिम्मेदार लोग वो भी बैठे हैं, आजाद समाज पार्टी के साथी। ये चुनाव और मैं आपके बीच सिर्फ अपील करने के लिए आया। अपील इसलिए क्योंकि अब तक जिनको आपने वोट दी तो जब उनका मतलब नहीं निकला तो उन्होंने अपनों की तरह जो है ना पार्टियां बदल दी। उनका एक मकसद है आपकी वोट लेके खुद को आगे बढ़ाना। आप ये तय करो कि आपको कैसा नेता चाहिए, वो नेता जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहे, या वो नेता जो चुनाव में आपके बीच आए वोट लेने और फिर दोबारा भी चुनाव में आए। और जब तक आप किसी डर से अपनी वोट का प्रयोग करेंगे तब तक आप हारेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बनाने के लिए वोट का प्रयोग करोगे, मैं लिख के देता हूं कि आपको जीतने से कोई नहीं। ये जो नफरत की आंधी फैलाने वाला लोग है, बांटने वाला लोग, जो भाईचारे को तोड़ते हैं, वो ये कहते हैं उनको हराने के लिए हमें दे दो, उनसे डर के हमें दे दो, या हमसे डर के उन्हें दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ ये मुल्क आपका है, इसकी मिट्टी में जहां से आप खोदोगे वहां आपका खून शामिल है। आपको कौन इस मुल्क से जरूर कर सकता है? मैंने बहुत दिन पहले कहा था, जब सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कल हेडक्वार्टर के सामने के मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है, और ये उसका मुल्क है। इस मुल्क के लिए उसने बराबरी कुर्बानी दी। आज जो लोग यहाँ भाईचारा तोड़ के बांटना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जब तक भीमआर में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, माननीय शास्त्री काशीराम जी को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले लोग हैं, जब तक डॉक्टर फरीदी को मानने वाले लोग हैं, जब तक चौधरी चरण सिंह सर छोटूराम को मानने वाले लोग हैं, तब तक ये मुल्क बचेगा नहीं। ये हमारा मुल्क है और इसके लिए दोबारा कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। साथियों, मेरे वो दिन आज भी याद जब मैं जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों से गिरफ्तार हुआ 20 दिसंबर 2020। एक कानून आया जिसके खिलाफ माहौल बनाया गया, डर का माहौल बना, और हम लोगों ने एक आंदोलन तय किया कि हम दिल्ली में करें, और फिर 20 तारीख को मैं गिरफ्तार हुआ। यूपी में भी लोगों ने आंदोलन का प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो तानाशाही मुख्यमंत्री है उसने लोकतंत्र की हत्या करते हुए सरेआम गोलियां चलाई। मेरे आज भी याद है ये विषय मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूं, ये विषय इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको याद आया कि जब यहाँ बीजेपी के लोग तांडव कर रहे थे और एक जब मैं जेल से छुप के आया तो मैं गया था एक घर पे, वहां शादी थी, 2 बच्चों की शादी थी, कोई सामान नहीं छोड़ा पुलिस के लोगों ने, उनके साथ मिले बीजेपी के लोगों ने, जो उस घर का बर्बाद न किया। ये नफरत जो है, ये नफरत सिर्फ वोट तक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये नफरत इन्होंने दिलों में भर दी है।
और मैंने उनसे वादा किया कि जब आप शादी करोगे इन बच्चों की मैं आऊंगा। फिर मैं दोबारा जेल से आ नहीं पाया, लेकिन मैं ये बात आपको क्यों याद दिला रहा कि जब आपको जरूरत थी तब आपके बीच नेता नहीं खड़े, तब वो नेता आराम से अपने कमरे में कुंडे लगा के सो रहे थे और मुझे कहने में कोई प्रश्न नहीं है। मुजफ्फरनगर में कितना प्रतिशत दिया है आपको, ये आप खुद देखें। कितने लोगों को आपको मौका दे कि जाओ आप विधायक बनो और जाके अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के लिए काम करो, आप खुद देखो। क्या यही हैसियत है आपकी? और जब उनसे कहें बात करें, मैंने पूछ लिया अभी कि भाई आप वादे कर रहे ये देंगे वो देंगे, आपने वादा किया था, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल तो अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा कि 18% आरक्षण देंगे मुस्लिम लोगों को जब सरकार आएगी। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार है, बताओ 1% आरक्षण मुसलमानों की तरक्की के लिए दिया गया, बताओ आप लोग क्यों नहीं दिया? क्या हमारे उसमें सरकार बनती थी उसमें हमारे इतनी भी सजाएगी थी कि हमारे हकों की बात हो जाए? ये लड़ाई जब तक मैं कह रहा हूं, फिर आप याद करो, जब तक आप तरक्की के रास्ते को, एजुकेशन के रास्ते को, हेल्थ के रास्ते को, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, MP MLA बनने के रास्ते को नहीं चुनोगे, तब तक ये लोग आप पे सवाल करेंगे। आपको इस देश के सिस्टम में आना पड़ेगा। और हमने ये वादा किया कि 18% नहीं, जितनी आबादी इस समय प्रेजेंट टाइम में है, जातिवार जनगणना करा के उतना आरक्षण हर समाज को दिया जाएगा, जिससे वो तरक्की करे, नौकरियों में आए और अपनी जिंदगी के फैसले कम करे। और यहाँ मेरा मैनिफेस्टो आप पढ़ना, ये मैनिफेस्टो हमने आम आदमी से बात करके बनाया। उसमें एक लाइन है कि वक्फ की कितनी बड़ी संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, कोई बात नहीं करना चाहता, वो संपत्ति किसकी है और उस संपत्ति से किसको लाभ होना चाहिए। और हमने ये कहा कि अगर आपने हमें अवसर दिया तो पूरे वक्त की जितनी संपत्ति कब्जाई है माफियाओं ने, सारे वापस लेके और तमाम उसका जितना भी संसाधन बैठेगा मुस्लिम भाइयों की तरक्की में लगाया जाए। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेताओं को सिर्फ क्या कहना है कि उसको हराने को वोट दे दो, उसको जिताने को वोट दे दो, लेकिन उसको हराने जिताने में आपकी तरक्की कहाँ है? 71 साल के लोकतंत्र में आप कहाँ हैं? आप देखो ना, कितने DM, कितने SSP, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आपके बने, कितने CBI इनकम टैक्स के हेड आपके बने। अगर आप इस देश के सिस्टम में आए तो आप वहीं खड़े रहोगे जहां 70 साल पहले खड़े। फैसला आपको करना है। अभी हमारा छोटा भाई कहा था कि जहां चंद्रशेखर भाई का पसीना गिरे खून मिले, ये लोकतंत्र है, यहाँ खून मिलने की जरूरत नहीं है। खून तो हमने इतनी सदी से दिया है, और जब भी जरा सा रंग चढ़ता है हमारे ऊपर, तब ये सियासी लोग दंगा करा के हमें फिर वही आगे खड़ा कर देते जहां से लोग खड़े होते हैं मेहनत मजदूरी करके। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बहनें यहाँ बैठी, माँ यहाँ बैठी, बुजुर्ग यहाँ बैठे, नौजवान साथियों, ये लोकतंत्र यहाँ सरों की कीमत है। आप एकजुट हो जाओ। ये नौजवान जहां एक तरफ बड़े बड़े सियासी घर खड़े हुए हैं, मैंने अपने भाई को इसलिए अवसर दिया कि आप एकजुट हो जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग एकजुट होगा, दलित समाज के लोग तो इंतजार करे बैठे हैं कि कोई तो उनके साथ खड़ा होकर लड़ाई को लड़ने में आगे बढ़ाए, कोई तो खड़ा उनके साथ हाथ में हाथ मिला, कंधे से कंधा मिला के जो नफरत वालों को जवाब दे। आपको मेरे काम पे कभी शक हुआ है? बताओ, कोई एक जगह बताओ, चाहे काश देने में इंसाफ का घर हो जहां उसको पीट पीट के मार दिया गया। और तमाम नेता अपने घर पड़े छोड़कर मैं गया अपने साथियों के साथ, ये परवेज मेरे साथ था, और हमने जाकर SP पहले कहा कि लिखो मुकदमा, करो गिरफ्तारी, और दोस्त के घर को एक मकान देने सबको देते आ रहे हो। क्या मुसलमानों के लिए अलग से कानून बने? तब जाकर क्या हुई? चंपावत में परवेज ने कहा भाई मैं नहीं चलूंगा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये सियासत के लिए नहीं आया, ये तो अपने लोगों की खिदमत के लिए आया। इसके अंदर दर्द है, और जिसके अंदर दर्द है उसको फिर कुदरत भी ऊपर वाला जिसके ऊपर रहमत करता है। ये नौजवान है और हम भी नौजवान है। ना तो हम में छल, ना हम झूठ बोलते, ना हम धोखे का काम करते। हम ये जानते हैं जिसने भी धोखा किया, अगर उसने आज किया तो कल उसके सामने आना ही आना, उसको कहीं और नहीं जाना। तो मैं आपसे ये लोकतंत्र जिसमें आपकी वोट तय करेगी कि आपका नेता कौन होगा, आपका सिपाही कौन होगा, आपका नुमाइंदा कौन होगा। देखो सड़कों पे तो मैं लग रहा हूँ 5 साल, सारे नेता के घर में पड़े सो रहे थे। जब हमारे पहले CM के रास्ते में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में साइन बाग बना बना के अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठी थी, और बीजेपी के लोग हंस हंस के मजाक बना रहे थे। क्या कहे कि साहब मुसलमान को जो है रजाई में छिप के अपनी महिलाओं को बाहर निकाल दिया। आप भूल जाते आप लोग, आप जगत भूल जाते अपने। वो बार बार कार्यकर्ता आपके जगत वो कहे कि मुसलमान तो छिप के बैठ गए।
तब ये नेता बैठ कर आराम से हंस रहे थे आपके ऊपर, और आज वो आपकी वोट के खिलाफ हो गए। जिन्होंने दंगे दिए, फसाद दिए, जिन्होंने आपके ऊपर को एक दिन नहीं लगा उतारने में, जो इंतजार करते रहे कि कब इनका रंग उतरे, हम इनसे कहेंगे इनको हराने को हमें वोट दे देना, आज वो फिर आपके वोट के हकदार हो गए। और कल आपकी वोट लेके करेंगे क्या? वो कौन से तरक्की के रास्ते खोलेंगे? क्या 12 से 17 उनकी सरकार नहीं थी? क्या 7 से 12 में मौका नहीं था? क्या 17 से 22 में मौका नहीं था? जो बात करते रहे विकास करेंगे, कितना विकास हुआ अपने गली में, क्षेत्र में जाके तो देखें। आप अपने आप को पूछ के देखोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके बच्चे खाएंगे क्या? अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपनी जो काम करते उसको नहीं करोगे, तो आपके सर की छत जो है वो भी चूने लग जाएगी। आप क्यों नहीं समझना चाहते? कौन करेगा? कौन पीठ पे नंबर लगाएगा आपके बीच? कौन ऐसा फरिश्ता ऊपर वाला आपके बीच भेजे जिसकी बात आपको छू जाए, जिसकी बात आपको लग जाए? कब तक गुलाम मेरे रहोगे मेरे नौजवान साथियों, अरे मेरे जिम्मेदार साथियों, कब तक आप नाम ऐसे भला मांगते रहो? ये लोकतंत्र है, यहाँ आपकी वोट तय करती है कि सियासत कौन करेगा, आपकी खिदमत कौन करेगा, कौन करेगा, ये आप तय करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ, ये सिस्टम जीत है, इससे तुम जीते, और उन जो बहुत बड़े बड़े सियासी घरानों के लोग उनकी चौक खाली हो जाएगी। आज हमारे लोग उनके दरवाजे जाते हैं माथा टेकने के लिए कि नेताजी मदद करा दो। ये तुम्हारे बीच का आदमी, तुम्हारा भाई, इसका हाथ पकड़ के खड़ा कर लेना, उसको छोड़ो। ये तो बाद में आप भी तो भर के देखो, अगर चंद्रशेखर अपना खून ना एक मसला बताओ, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। ये हम बड़े बड़े सियासत वाले लोग हैं, ना मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, ना मेरे बुआ मुख्यमंत्री, मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ और मेहनत करते आया यहाँ तक। और दुनिया में जो सबसे बड़ी तस्वीर है, टाइम्स मैगजीन में अकेला व्यक्ति था भारत की तरफ जिसको कहा गया कि वो उभरता हुआ नेता है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। यहाँ के लोग हम भले चुप जाते हैं क्योंकि उनका मालिक वहाँ बैठा है दिल्ली में, वो जो कहे वो वही खाए, लेकिन हम अपने लोगों के दिलों में राज करते हैं, वहां से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये लड़ाई नफरत से नहीं जीती जा सकती है, तो मोहब्बत से जीती जा सकती है। हम हमेशा मोहब्बत बांटते आए, हमने हमेशा गले लगाया सबको। मैं फिर कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ, ये सिस्टम जीत रहे हैं। और जब इसकी गणना होगी और रिजल्ट आएगा, लिखा जाएगा कि मुजफ्फरनगर से पहला विधायक जीत गया आजाद समाज पार्टी। देश में रहने वाला अम्बेडकरवादी ऐसे घर से सीना पर अपनी बात चला के इसके इस्तेमाल करेगा कि भाई ये हमारा पहला विधायक है। और विधायक इसमें उन लोगों ने जिनको नकार दिया गया, जिनको हमेशा कह दिया गया कि भाई ये तो वोटर है, मालिक बनने का समय आ गया। नौजवान साथियों, दोस्तों, हमारी माताएं बहनें यहाँ देखो, अब सोना नहीं है। 10 तारीख में चुनाव है, ये बताओ बीमारियां समाज पार्टी के लोग सो गया, जाग के मुझे ताकत दोगे? बताओ जाग के। मैं बस ये कह रहा हूँ, 8 दिन का 10 किलोमीटर का विधानसभा है आपकी, जाओ घर और जाकर 2 साल की क्रिया बगावत आंदोलन के खिलाफ जलाया हमारे भाई के खिलाफ, और आओ खड़े हो जाओ, बनाओ घेरा, करो सुरक्षा, ले लो ताकत। और फिर मैं देखता हूँ कि जालिम कितनी हिम्मत है कि आपकी तरफ और मैं जिंदगी में रहता रहूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ सकता, मैं बिकूंगा नहीं, मैं झूठूंगा नहीं। और मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिस दिन मैंने रास्ता छोड़ा उस दिन ऊपर वाले की रहमत मुझसे हट जाएगी और मेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कुदरत उसका साथ देती जो ईमानदार से काम करता है। अगर आज एक गरीब का बेटा यहाँ खड़ा है और आप माफी चाहते हैं 1 बजे से जिसके इंतजार में बैठे हैं, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया, मगर इस मोहब्बत को आगे बढ़ा दो। अब घर घर जाके जो है अपनी बात पहुंचा दो कि अगर हमें मौका मिलता है क्या करते दिखाना। देखिए, जिसको आपने विधायक बनाया, एमपी बनाया, उसको देखिए उसने किया क्या, और जिसको अभी आपने छुआ है, जिसका हाथ पकड़ा के कहा हमारा भाई है, वो अपनी सब कुछ अपनी जान को कुर्बान करने को आपके लिए तैयार है। फैसला आपको करना है, उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो सिर्फ आपसे वोट का मतलब रखते हैं, उसके साथ खड़ा होना है जिसका एक ही मतलब है कि ये टूटे फूटे वंचित समाज के लोग इस देश में हुक्मरान बन जाए, इनके हाथ में राज्य शक्ति हो, और जिस दिन आपके हाथ में राज्य शक्ति होगी उस दिन बनेगा कानून आपके फेवर में।
और फेवर में कानून क्या बनेगा हम बता रहे हैं। फिर बनेगा कानून, जितनी भी हमारी बच्चियां उनकी शिक्षा चाहे वो कहीं पढ़े, प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में पढ़े, वो मुफ्त होगी और हर घर को एक सरकारी रोजगार दिया जाएगा, हर घर में नौकरी आएगी, हर घर जुड़ेगा विकास से, तब जाके बदलाव होगा। वरना जब आप ये तय करके वोट देंगे हमें फलाने को हराना है तो फलाना नहीं हारेगा, आप हारोगे और आप हारते आए हमेशा। अब आपको तय करना है कि आने वाली पीढ़ियां इस मुल्क में कैसे रहेंगी। कहीं धर्म संसद हो रही है और उसमें पैगाम जारी किए जा रहे हैं कि राष्ट्र को ये बना दो वो बना दो। अरे पहले बनाने के धार्मिक देखो क्या हाल हो, ये सेकुलर मुल्क है हमारा, इसकी मिट्टी में सपना फूल शामिल है, क्यों इसको बांटना चाहते हो, क्यों बर्बाद करना चाहते हो? सब चुप मैं सब चुप। कहीं मेरा ये वोट ना मांगे। कौन चाहता है इस मुल्क में कि बंटवारा हो? कौन चाहता है कि भाईचारा टूटे? जो चाहते हैं कि भाईचारा टूटे उनको भी बताना है कि तुम्हारी चुप्पी इस मुल्क को कमजोर कर रही है। तुम सियासत के चक्कर में जो चुप बैठे हो, ये भाईचारा टूट जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा और फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अब ये हम होने नहीं देंगे। हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे अलविदा लेने से पहले ये निशान है आपका, क्या है ये बताओ? हमने नारा बनाया कि सारी पार्टी देख ली और आपकी बात ये केतली आपकी, ये भाई आपका, हम आपके और खिदमत करने का चाहते हैं मौका आपने सबको दिया। हमसे नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हमसे मोहब्बत करके हमें ताकत दे तो देखना उनके 100 MLA और हमारा एक MLA वैसे भी बहुत ताकत बड़ी उनके 100 MLA हमारा एक MLA अगर तेरे से बाहर में गया तो भंगी बढ़ जाएगी। और फिर कह रहा हूं कि सिर्फ बिहार में काम में चलेगा। हमने तो देखो ये होती है डिग्री की बात, सबको लगी है विधायक MP बनने की। हमने कहा कि चलो जिसने 5 साल हमारे लोगों को बर्बाद किया, इस प्रदेश को बर्बाद किया, उसको वोट अगर नहीं देने देंगे। हमने कहा आ रहे गोरखपुर, और जब से गए गोरखपुर नींद नहीं बाबा जी को दिन से। बाबा जी ने पहली बार जाते कहा कि 4 दिन कैंप करूंगा गोरखपुर में। और परसों जब हम गए हमने कहा कि बाबा ने किया घोटाला बच्चा शिक्षक भर्ती में, और जिस दिन हम सरकार में आएंगे तो लिख के मुकदमा भेजेंगे दे, तो बाबा को आ गया पसीना। और बाबा ने क्या कहा, हमारे 2 लोग पकड़े उनसे छपवाया बयान, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो बेचारे वहां डरते वरते हैं, लेकिन चुपचाप काम में मुझे बात जरूर कहते हैं, देखो ये मुख्यमंत्री है, सरकारी तंत्र के पास है, लेकिन वोट आपको ही देंगे, हम आपको क्या। तो वो नॉमिनेशन कराना, देखो हमने अपने साथियों से कहा कि बाबा नॉमिनेशन कैसे करा रहे हैं देख लेते हैं। अगर बाबा लोग बुला के नॉमिनेशन कराएंगे तो हम उसकी छाती पे वही उससे भी ज्यादा गोरखपुर की धरती पे उससे भी ज्यादा ताकत से नॉमिनेशन कराएंगे। और अगर वो अकेले जाएंगे तो अकेले जाके नॉमिनेशन कराएंगे। खबर ये है कि बाबा लगा है पूरा दिल्ली वालों को भी कहे चलो नॉमिनेशन करवा दो, चर्चा करा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि नाम यहाँ डरते ना वहां डरते। और एक बहन, क्योंकि नहीं सब अच्छा बस ठीक, एक बहन जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के कहां गए, मास्टर आफ्ताब साहब कहां बनो? अरे ऐसे नहीं चलेगा काम, ये लड़ाई है, ये योद्धा की लड़ाई है, इसमें जानिए लड़का कितने ताकतवर है और आपको कितनी ताकत इकट्ठी करनी है। ये हमारे बहन जिसने हम पे भरोसा दिखाया वो उस भरोसे के साथ है, उसको भी कह रहे हैं कि हमारी बहन आपके मान सम्मान का ख्याल रखें और आपका आपके साथ साथ हर उस बहन का ख्याल रखेंगे जो इस प्रदेश में रहने वाली है। हमारी किसी बहन को दिक्कत नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हमें मिली है। हाँ साहब लड़ाई तो देखो कितने ताकतवर लोगों से, हमें तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखो अगर जालिम के खिलाफ लड़ाई होगी तो फिर कुदरत आपके साथ होगी। हमने बड़े बड़े जालिमों को टूटते बिखरते देखा। मैं अपनी बहन से दरखास्त करूंगा कि वो भी अपने भाई के लिए, प्रदेश के लिए अपील करें। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मोहब्बत को भूलूंगा नहीं, मैं जवान वाला हूँ।
आप पता करवाना मेरे बात के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बात को पूरे हौसले में कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने हमें आप याद रखना कि आपकी तरफ हाथ उठाने वाला हर एक व्यक्ति जो है ना वो तौबा करेगा। गुंडा अपने आप को मालिक समझ बैठा है, वो छुपने की जगह ढूंढेगा, क्योंकि मुकाबला जो है ना वो ईमान वालों से, बेईमानों से नहीं। हम ईमान नहीं छोड़ सकते और वो अपनी शैतानी नहीं छोड़ सकते। हम तुमसे कह रहे हैं, आओ करो मुकाबला और देखो किनसे मुकाबला हम गर्दन झुकाएंगे नहीं कटवा सकते। आप मैं अपनी बहन से दरखास्त कर लूँ, अपील करे और आपसे भी दरखास्त, एक वो एक और साथी यहाँ जो है जिन्होंने समर्थन दिया था, वो एक बार समर्थन पत्र देने में उनकी पार्टी का नाम लिखा, वो समर्थन पत्र हाँ मैं बस एक सेकंड में खत्म। युवा जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नसीर अहमद साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बिना शर्त जो है समर्थन दिया। मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत इस्तेमाल करता हूँ। ये विश्वास दिलाता हूँ जो भरोसा आपने हम पे दिखाया उसको हम कभी टूटने देंगे, क्योंकि अजान हो रही है। मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा और मैं कभी जो है ना, कभी मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना हो कि मैं कभी मुझे कटघरे में खड़ा होना पड़े। तो मैं अपनी बहन से कहूंगा कि वो भी ध्यान रखते हुए अपनी अपील जरूर करें। शुक्रिया। वो जब तक बोल रही है मैं खड़ा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी में 28 समितियां बनाने के बावजूद गांव में 28 समितियां